नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस जोन पर। आज हम आपके लिए 2012 का सीटेट हिंदी का प्रीवियस ईयर लेकर आए हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर से संबंधित प्रश्नों के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी परीक्षा तक आपके अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर आए हुए हैं सब आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक भाषा शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा का आकलन, बच्चों को भाषा प्रयोग के अवसर उपलब्ध कराना, भाषा की त्रुटियों के प्रति कठोर रवैया अपनाना, भाषा की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, भाषा सीखने में बालकों को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उनका भाषा कौशल उतना ही अधिक विकसित और प्रभावी होता है। ठीक, भाषा की कक्षा में एक शिक्षक बच्चों से क्या अपेक्षा करता है? संस्कृत निष्ठ भाषा में ही उत्तर दे, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए उत्तर ना दें, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए उत्तर दें। तो इसका सही आंसर है बच्चे सवालों के बंधे बंधाए उत्तर ना दें। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि कुछ चीजें आपको दिखती ही गलत हैं। देखिए क्या है, बच्चे सवालों के बंधे बंधाए उत्तर दें, तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। ठीक है, अब क्या है, बच्चे अपनी मातृभाषा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें, क्या है बिल्कुल भी, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, संस्कृत निष्ठ भाषा में ही उत्तर दें, ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, बच्चा क्या है, बच्चा फ्री होता है कुछ भी बोलने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, अपने सवालों के उत्तर देने के लिए। ठीक, अगला प्रश्न। भाषा स्वयं में क्या है? ठीक है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है, एक जटिल चुनौती है, एक विषय मात्र है, संप्रेषण का एकमात्र साधन है। ठीक, अब देखिए इसका क्या है, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। अब देखिए ये क्या है, एक जटिल चुनौती तो होगा नहीं। ठीक, भाषा बिल्कुल भी जटिल चुनौती नहीं है। अब ये क्या है, एक विषय मात्र है, क्या है, मात्र, तो ये अपने आप में गलत हो गया। ठीक, संप्रेषण का एकमात्र, क्या है, एकमात्र, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, आप सीटेट का जब भी पेपर देने जाएं तो सबसे पहले आपको नेगेटिव वर्ड को देखना है। ठीक, हम आपके लिए नेगेटिव वर्ड की भी एक क्लास लेकर आएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड। ठीक, उससे आपके बहुत सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। अगला देखते हैं, भाषा का प्रयोग। ठीक, केवल मुद्रित सामग्री में होता है, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, केवल परीक्षा में होता है, केवल पाठ्य पुस्तक में होता है। तो आप लोग इसका आंसर आप लोग को खुद पता होगा, केवल लग गया, केवल है और केवल है, ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। अब कौन सा बचा, जीवन के विभिन्न संदर्भों में होता है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न। बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल लक्ष्य भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए। अब देखते हैं इसमें गलत कैसे है। इसमें क्या है, केवल है, तो ये गलत हो गया। ठीक, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, ऐसा हो सकता है कि हम बच्चे को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाएं, भाषा तो पढ़ानी ही पड़ेगी। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, नहीं, ऐसा भी नहीं कि अत्यंत सरल। ठीक है, बिल्कुल नहीं करना होता है। अगला प्रश्न, भाषा सीखने सिखाने का उद्देश्य है दूसरों की बात समझना सीखना, अपनी बात की पुष्टि के लिए तर्क देना, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, अपनी बात कहना सीखना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विभिन्न स्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा का शिक्षक, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग, भाषा का व्याकरण या पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो भाषा कैसे सीखी जा सकती है, भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करके। ठीक, अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा संबंधी क्रमिक प्रगति का लेखा जोखा करना,
किसमें संभव है? मौखिक परीक्षा, पोर्टफोलियो, उत्तर पुस्तिकाओं, लिखित परीक्षा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, पोर्टफोलियो। ठीक, पोर्टफोलियो में बच्चे के समय के साथ हुए क्रमिक विकास और भाषा प्रदर्शन का संपूर्ण व्यवहारिक रिकॉर्ड होता है। ठीक, अगला प्रश्न, भाषा की पाठ्य पुस्तकें साध्य हैं, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन है, अभ्यास परक ही होनी चाहिए या साधन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साधन है। अब देखिए, साध्य है, होगा नहीं, अभ्यास परक ही होनी चाहिए, नेगेटिव, होगा नहीं। ठीक है, भाषा सीखने का एकमात्र संसाधन, ये भी नहीं होगा। ठीक, अगला प्रश्न, पत्र पत्रिकाएं भाषा सीखने में बाधक हैं, त्रुटियों को बढ़ावा देती हैं, बड़ों के पढ़ने की वस्तु है, साधक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, साधक है। ठीक, अगला प्रश्न, बच्चों की भाषा के आकलन का सर्वाधिक प्रभावी तरीका है लिखित परीक्षा, प्रश्नों के उत्तर देना, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना, श्रुतलेख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रश्न पूछना और पढ़ी गई सामग्री पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न पूछना, प्रतिक्रिया व्यक्त करना, परिचर्चा में भाग लेना, ये क्या वर्णन करता है? केवल साहित्यिक गतिविधियां, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं, केवल शिक्षण पद्धति है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। ठीक है, केवल साहित्यिक है, गलत हो गया। ठीक है, भाषा आकलन के तरीके मात्र हैं, ये भी गलत हो गया। केवल शिक्षण पद्धति है, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो कौन सा बचा? ऑप्शन सी, भाषा सीखने सिखाने तथा आकलन के तरीके हैं। अगला प्रश्न, बहुभाषिक एवं बहुसांस्कृतिक कक्षा में बच्चों को मातृभाषा का प्रयोग वर्जित होना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए, बच्चों को केवल मानक भाषा के प्रयोग के लिए ही पुरस्कृत करना चाहिए, बच्चों की मातृभाषा का ही सदैव प्रयोग किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बच्चों की मातृभाषा को समुचित सम्मान स्थान देते हुए मानक भाषा से भी परिचय कराना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न, भाषा के व्याकरण की समझ को क्या कहेंगे? केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, केवल लघुतर प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है संदर्भ परक। ठीक है, देखिए केवल लग गया ए और बी में, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। निबंधात्मक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना गलत है। ठीक है, संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंका जाना एकदम ठीक है। ठीक, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना, भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को ही सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना, भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को प्रोत्साहित करना। ठीक है, अब देखिए ये है हमारा पद्यांश। ठीक है, अब सीटेट में 15 प्रश्न गद्यांश और पद्यांश से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पद्यांश। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे गद्यांश। ठीक, तो पद्यांश पढ़ते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के, काले बादल उठते पथ पर, न्यो स्वतंत्रता के प्रवेश के, सुनता आया हूँ है देखा, काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा पद्यांश। अब इससे संबंधित 6 से 7 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हमें हल करना है। ठीक है, और उन प्रश्नों के उत्तर हमको इसी पद्यांश को देखकर देना है। ठीक, तो अब देखते हैं पद्यांश से संबंधित सभी प्रश्नों को। काले बादल में रहती चांदी की रेखा पंक्ति का भाव है, विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है, बादलों के काटने से बिजली चमकती है, अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, काले बादलों में चांदी की रेखा रहती है। तो इसका सही आंसर विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। ठीक है, अगला प्रश्न,
काले बादल प्रतीक हैं जातिगत वैमनस्य के, मानसून द्वारा आने वाली खुशहाली के, तूफान के, गर्मी से मुक्ति के। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जातिगत वैमनस्य के। ठीक है, अगला प्रश्न। काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है? ठीक है, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार, उपमा अलंकार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, श्लेष अलंकार। काले बादल में रहती चांदी की रेखा। ठीक है, अगला प्रश्न। निम्न में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? जलद, घन, पयोधर, जलज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जलज। अब जलज किसका है? जलज है हमारा कमल का। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न। स्वतंत्रता का विलोम शब्द है गुलाम, परतंत्रता, पराधीनता या परतंत्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, परतंत्रता। ठीक, अगला प्रश्न। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? अब देखिए, जो हमने कविता पढ़ी थी उसमें ये चीज है। ठीक है, उससे हमको ये बताना है आंसर। कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है? बिजली को, आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आशा की किरण को। ठीक, कवि काले बादलों के बीच छिपी हंसती हुई चांदी की रेखा यानी आशा की किरण देखने सुनने की बात कहता है। अब देखिए, ये है गद्यांश। ठीक है, अब इससे भी प्रश्न आते हैं, लगभग 6 से 7 प्रश्न आते हैं आपके पेपर में। तो अब हम गद्यांश से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। और अब उस प्रश्न हल करने से पहले हम सबसे पहले गद्यांश पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए गद्यांश पढ़ते हैं। मुझे मालूम नहीं था कि भारत में तिलोनिया नाम की भी कोई जगह है जहां हमारे देश के समाजोपयोगी इतिहास का एक विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है। उस वक्त तक तिलोनिया के बारे में मुझे इतनी ही जानकारी थी कि वहां पर एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है जिसे स्थानीय ग्रामवासी स्त्री पुरुष मिलजुल कर चला रहे हैं। मुझे वहां जाने का अवसर मिला। बस्ती क्या थी? कुछ पुराने और कुछ नए छोटे छोटे घरों का हुजूम था। वहां एक सज्जन ने बताया कि एक प्रशिक्षित तथा उसके 2 साथियों टाइपिस्ट तथा फोटोग्राफर ने मिलकर 1972 में एक संस्थान की स्थापना की थी। संस्थान का नाम था सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान। ठीक, मेरे मन में संशय उठने लगे थे। आज के जमाने में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की की जा सकती है, उससे कटकर और अवहेलना करते हुए नहीं की जा सकती। एक पिछड़े हुए गांव के लोग अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा लेंगे, यह नामुमकिन था। वह सज्जन कहे जा रहे थे, हमारे गांव आज नहीं बसे हैं। इन गांवों में शताब्दियों से हमारे पूर्वज रहते आ रहे हैं। पहले जमाने में भी हमारे लोग अपनी सूझ और पहलकदमी के बल पर ही अपनी दिक्कतें सुलझाते रहे होंगे। जरूरत इस बात की है कि हम शताब्दियों की इस परंपरागत जानकारी को नष्ट ना होने दें, इसका उपयोग करें। फिर मुझे समझाते हुए बोले, हम बाहर की जानकारी से भी पूरा लाभ उठाते हैं, पर मूलतः स्वावलंबी बनना चाहते हैं। स्वावलंबी, आत्मनिर्भर। मुझे बार बार गांधी जी के कथन याद आ रहे थे। मैंने गांधी जी का जिक्र किया तो वे बड़े उत्साह से बोले, आपने ठीक ही कहा है। यह संस्थान गांधी जी की मान्यताओं के अनुरूप ही चलता है। सादापन, कर्मठता, अनुशासन, सहभागिता, यहाँ सभी निर्णय मिल बैठकर किए जाते हैं। आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता से मतलब कि ग्रामवासियों की छिपी क्षमताओं को काम में लाया जाए और गांधी जी के अनुसार ग्रामवासी अपनी अधिकांश बुनियादी जरूरत की वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करें। ठीक है, तो ये है हमारा गद्यांश। अब इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम देखेंगे। ठीक, सामाजिक कार्य तथा शोध संस्थान का उद्देश्य था केवल उन्हें अनुशासित करना, उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना, उन्हें प्राचीन परंपराओं से परिचित कराना, ग्रामवासियों को देशवासियों की जानकारी प्रदान करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उन्हें स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाना। अब हमने जो गद्यांश पढ़ा है उससे ये सारे प्रश्न है। ठीक है, हम लोग उसको रीड करेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे और फिर उसको पढ़कर ही इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। ठीक, अगला प्रश्न। लेखक का मानना था ग्रामवासी अपनी समस्याएं स्वयं सुलझा सकते हैं। ग्रामवासियों को अपनी समस्याएं स्वयं सुलझाने की आदत है।
आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उनकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती है। लास्ट ऑप्शन है, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी के बल पर ही तरक्की नहीं की जा सकती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आधुनिक समय में वैज्ञानिक उपकरणों और जानकारी से कटकर या उसकी अवहेलना करके तरक्की नहीं की जा सकती। ठीक, अगला प्रश्न, संस्थान के निर्णय और संचालन में आधारभूत भूमिका इनमें से किसकी है? केवल गरीब और दलित महिलाओं की, उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की, गांव प्रधान की या संस्थापक की? तो इसका सही आंसर है उस गांव में रहने वाले सभी लोगों की। अब आप ऊपर जब वो रीड करेंगे पैसेज, पैरा या गद्यांश, अगर आप रीड करेंगे तो उसमें ये सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक, अगला प्रश्न, आत्म उपसर्ग किस शब्द में नहीं है? आत्म सम्मान, आत्मीय, परमात्मा या आत्मनिर्भर? तो ये आपको दूर से ही दिख जाएगा। देखिए, आत्म सम्मान में भी आत्म है, आत्मीय में भी आत्म है, आत्मनिर्भर में भी आत्म है, किसमें नहीं है? ऑप्शन सी, परमात्मा में। ठीक, अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार तिलौनिया गांव में हमारे देश के आजकल के इतिहास का विस्मयकारी पन्ना लिखा जा रहा है, इसका कारण क्या है? वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है, वहाँ के लोग अनुदान पर आश्रित हैं, केंद्र में इतिहास पर विस्मयकारी शोध किया जा रहा है, तिलौनिया गांव पिछड़े गांव के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, वहाँ एक स्वावलंबी विकास केंद्र चल रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, शताब्दी किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, द्विगु समास। अब द्विगु समास कैसे है? क्योंकि इसमें क्या है, इसमें संख्या आ रही है। अब जहाँ संख्या आती है वहां पर हमारा क्या होता है? द्विगु समास। अगला प्रश्न, गांधी जी किसको मान्यता नहीं देते थे? कर्मठता, अकर्मठता, सादापन, आत्मनिर्भरता? तो इसका सही आंसर है अकर्मठता। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? स्वावलंबन, अनुशासन, अनुशासित, आत्मनिर्भरता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुशासित। ठीक है, अगला प्रश्न, उपयोगी शब्द का विलोम है? अनुपयोगी, अनुपयोगी, उपयोगिता, दुरुपयोगी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपयोगी। ठीक है, इस प्रकार हमारे हिंदी सीटेट 2012 के सभी प्रश्न कंप्लीट हुए। ये वही प्रश्न हैं जो आपसे 2012 में पूछे गए थे। ठीक है, ऐसे ही हम 2025 तक के सभी प्रश्न आपको करवाएंगे। सभी विषय के सभी सेट आपको डेली करवाए जाएंगे। हमारी क्लास शाम में 8:30 बजे आती है। ठीक है, आप लोग इसको पूरा पढ़िए। प्रीवियस ईयर के लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है और अगर आपको इससे तैयारी करनी है, इसकी पीडीएफ चाहिए, इसके नोट्स चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा है तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं। ठीक, पूरे भरोसे के साथ कह सकते हैं आपसे कि अगर आप प्रीवियस ईयर से कहीं से भी पढ़ना चाहेंगे तो आप आराम से पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। प्रीवियस ईयर से संबंधित आपको कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।